नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय अपना साइंस का जो चल रहा है उसका 9वां जो पार्ट है उसका अपने आधा जो भाग है वो पहले कर चुके हैं और बाकी का जो बचा हुआ आधा भाग है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं मृदा के गुण। इससे पहले मृदा के प्रकार, परतों के बारे में और मृदा हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो मृदा के गुण हैं। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई। आइए अब हम इस मृदा के गुणों को जानने के लिए अपने कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि मृदा में अंतःस्रावन दर। बूझो और पहली ने 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर माप के कोई भी दो वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। दो बना लिए, एक तो कहाँ बना लिया अपने घर की फर्श पर और दूसरा कच्ची जगह पर बना लिया। दोनों समान माप के थे, मतलब 50 गुना 50 के थे दोनों ही। फिर उन्होंने क्या किया, दो बोतलों में पानी भर लिया और एक ही समय पर दो जनों ने जैसे एक समय पर बिल्कुल जैसे सामने सामने, हाँ तू भी भाई गिरा दे और मैं भी गिरा रहा हूँ, दोनों वर्गों पर एक एक जो बोतल भरी थी वो क्या कर दी, खाली कर दी। उन्होंने क्या देखा कि जो फर्श पर गिरा हुआ पानी था वो वर्ग की सीमा से बाहर निकल जाता है और अवशोषित नहीं होता, लेकिन जो कच्ची सड़क वाला पानी था, कच्ची जगह वाला जो पानी था वो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। उसी समय वो वर्ग की सीमा से बाहर नहीं निकलता। मतलब जो पक्की जगह है वो उस पानी का अवशोषण नहीं करती और जो कच्ची जगह है वो उस पानी का अवशोषण कर लेती है और वह पानी बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद देखो क्रियाकलाप है 9.4 की। इस क्रियाकलाप के लिए आप क्या करो, एक कक्षा के कोई छात्र ले लो, उनका समूह बना दो और फिर उस दलों को नाम दे दो ABC। तो आपको अब क्या करना है, मालूम करना है कि किसी नीचे दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है और आपको एक खोखले बेलन या पाइप की आवश्यकता होगी। इसमें भी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दल के पास क्या हो, एक पाइप हो। तो ऐसा पाइप तैयार करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर आप विचार कर सकते हो। यदि संभव हो तो क्या करो, आप एक माप के 3 छोटे छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को आप काट के तीनों को अलग अलग दे सकते हो, नहीं तो कोई भी पाइप के 3 टुकड़े करके सेम उनको दे सकते हो। अब आपको क्या करना है कि जिस स्थान से आपको मिट्टी एकत्रित करनी है वहाँ पर क्या करो, पाइप को 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दो। अब पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए और मापने के लिए आप किसी भी मतलब बर्तन का उपयोग कर सकते हो। 200 मिलीलीटर पानी मापने के लिए उस समय को नोट करें जब आपने जल डालना प्रारंभ किया और जब सारा जल भूमि में अवशोषित हो गया, अब पाइप खाली होगी, तो उस समय को भी आप पुनः नोट कर सकते हो कि अब पाइप खाली होगी। तो अब यह ध्यान रखें कि पाइप में पानी डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे, मतलब सारा का सारा पानी उसी के अंदर जाना चाहिए। इसके लिए इसके बाद एक सूत्र दे रखा है अंतःस्रावन की दर को, मतलब उस कितने टाइम में उसने उस पानी को अवशोषित किया। इसके लिए आपने पानी की मात्रा कितनी थी ली, अपने 200 मिलीलीटर। अंतःस्रावन की अवधि आपने जब डालना प्रारंभ किया और उसके बाद जब कर लिया, बीच का जितना भी टाइम लगा उस टाइम को आपने नोट किया है। तो 200 में उस टाइम को क्या कर देना है, भाग दे देना है। जैसे इसने माना कि 20 मिनट, तो क्या आ गया उसका उत्तर 10 मिलीलीटर प्रति मिनट, कि 1 मिनट में 10 जो मिलीलीटर पानी है वो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो ये अंतःस्रावन की दर मापने का सूत्र है कि जल की मात्रा अपॉन में लगा समय। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है वो है मृदा में नमी। मृदा में नमी, तो आपने ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिन में दोपहर में आप किसी भी खेत या खुले मैदान से जब गुजरते हो तो आप क्या देखते हो कि ज़मीन के ऊपर की जो वायु है वो कंप दीप्त हो रही है। ऐसा लगता है आपको जैसे फुल गर्मी के दोपहर में आप सड़क पर चल रहे होते हो तो सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे से जो हवा है वो ऊपर की ओर उठ रही है,
कि जो वायु है वो क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसका एक कारण तो ये है कि जो सड़क के आसपास नीचे धरती पर ताप अधिक होता है, ताप अधिक होने से वहाँ की वायु गर्म होती है, और वायु गर्म होती है तो वो हल्की होती है, और हल्की वायु कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, और उसके स्थान पर दूसरी वायु आ जाती है। इसी प्रकार ये प्रक्रम, ये चक्कर चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही हो, जैसे आग के अलाव से उठती हो। तो ऐसा ही दिखता है ना, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में इसको। तो आप इसके लिए क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप कोई भी एक क्वथन नली ले लो, इसमें क्या करो, 2 चम्मच मिट्टी मिला दो और कुछ समय तक इसको किसी भी लो में आप गर्म करो। तो क्वथन नली का आप प्रेक्षण करते हो तो हम क्या देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। गर्म करने पर क्या होता है कि जो मृदा में से जो जल है वो बाष्पित होकर ऊपर उठता है, और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षा कर जो ठंडी और भीतरी दीवार क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, वहाँ पर वो पानी की बूंदों के रूप में द्रवित हो जाती है। तो गर्म दिनों में भी मृदा से जो जल का बाष्पन है हो जाता है, और उसी के कारण जो ऊपर की ओर हमें वायु जाती हुई दिखाई देती है वो जल वाष्प ही हमें दिखाई देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की जो वायु है वो हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। ऊपर की जो वायु है वो हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। कि वो क्यों दिखाई देती है कि गर्मियों के दिनों में सूर्य की गर्मी से प्रकाशित होकर वो प्रकाश को अवशोषित करके मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो बाष्पन के रूप में ऊपर उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। कि मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकालते हैं, और इसकी तुलना अपने उस मिट्टी से करें जिसे गर्म नहीं किया, तो दोनों के बीच अंतर होता है, क्योंकि जिसको गर्म किया था उसके अंदर अब पानी नहीं है, और पानी की जो भी मात्रा उसके अंदर थी वो वाष्पित होकर ऊपर उठ गई है, लेकिन जो दूसरी मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा है। यही इन दोनों में अंतर है। इसके बाद देखो मृदा द्वारा जल का अवशोषण, कि जो मिट्टी है वो पानी का अवशोषण भी करती है, और सभी तरह की जो मिट्टियाँ हैं, सभी तरह की जितनी भी प्रकार की मृदा है वो क्या करती है, अलग अलग पानी का अवशोषण करने की दर सभी की अलग अलग होती है। तो सभी समान मात्रा में जल का अवशोषण नहीं करती। पहला क्या दे रखा है कि क्या सभी प्रकार की जो मृदा है वो समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है, तो नहीं, सभी प्रकार की मृदा समान प्रकार के जल का अवशोषण नहीं करती। सभी प्रकार की मृदा अलग अलग प्रकार के जल का अवशोषण करती है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है 9.6। क्या दे रखा है 9.6 में कि क्या करो कि प्लास्टिक या कोई भी कीप ले लो, फिल्टर पत्र लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार आप कीप में लगा लो। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालिए, और किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालते हैं। तो आप इस कार्य के लिए एक ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा में अपने डालते हैं। तो जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि रिसकर कीप से नीचे गिरना प्रारंभ न हो जाए। तब तक आप डालना प्रारंभ रखें कि तब तक वो नीचे गिरना ना प्रारंभ हो जाए। तो मापन सिलेंडर से बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा लेते हैं, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। इसके परिणाम को आप नोट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि कोई भी किसी भी मृदा का पाउडर लेकर उसको फिल्टर पेपर में डालकर आप उसके ऊपर जल की बूंदें डालते हुए और देख सकते हो कि कितना जो पानी है वो अवशोषित कर सकती है। तो सभी प्रकार की मृदा के लिए अलग अलग मृदा के लिए आप इस प्रेक्षण को करके देख सकते हो। उतने ही पानी को जो कम ज़्यादा पानी जितना भी वो अवशोषित करती है, उसके लिए भी आपको एक सूत्र दे रखा है कि मृदा का द्रव्यमान 12 आपको कितना दे रखा है मापने के लिए कि आप 50 ग्राम ही लोगे। उसके बाद आपने जो पानी है उसका आरंभिक आयतन ले लिया इतना है, और उसके बाद जब वो लग गया उसके बाद उसका अंतिम आयतन ले लिया। दोनों को घटा देंगे तो जितना जल उसने अवशोषित किया था वो आ जाएगा, और टोटल जल में उसका भार को भाग दे के गुणा 100 कर देंगे तो अवशोषित जल का क्या आ जाएगा प्रतिशत
आ जाएगा कितने प्रतिशत जल का अवशोषण उसने किया है। तो सभी प्रकार की मृदा का जो अवशोषण की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, सभी की एक समान नहीं होती। तो इसको प्रयोग को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की जो मृदा है वो ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करती है और किस प्रकार की मृदा कम मात्रा में। तो जो जिसे अपने चिकनी मिट्टी कहते हैं वो क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण करेगी। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है मृदा और फसलें, इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।